बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए प्रशांत किशोर ने जन संवाद को संबोधित करते हुए बिहार की जन समस्याओं का किया उद्भेदन। कहा कैसी जीवन व्यतीत करते हैं बिहार निवासी। विस्तार पूर्वक संवाद के साथ मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितिहरवा से मैंने जन सुराज पदयात्रा जो शुरू की है, उसको करीब आज 225 दिन हो गए। पिछले 225 दिनों में गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए मैं वैशाली में पिछले महीने आया हूं और पिछले करीब 1 महीने से अब आपके ज़िले में चल रहे हैं। अभी आने वाले 2-3 दिन यहाँ और मैं रहूँगा। इसके बाद पदयात्रा यहाँ से हम मोरवा होके समस्तीपुर में जाएंगे। अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं कर देता हूँ, बाद में आप अपने सवाल कर सकते हैं। पिछले 225 दिनों में जो पैदल हम लोग चले हैं, करीब 2500 से ज़्यादा गाँवों में पैदल चल के गए हैं। लोगों के साथ बहुत लंबा समय भी बिताया है। जैसा आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ हम लोग पैदल तो चल ही रहे हैं, लेकिन जहाँ रुकते हैं वहाँ सुबह शाम पूरे दिन लोगों से मिलते हैं ताकि वहाँ के विषयों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बेहतर समझ हो सके। तो अभी तक की जो समझ है, बिहार की जनता की नज़र में बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो आपको पहले से पता है। आपको ये पता होगा कि बेरोजगारी और पलायन बड़ा विषय है, लेकिन इसकी विकरालता का जो अनुभव है, इसका जो सामाजिक आर्थिक पहलू है, इसकी समझ जब आप गाँव में जाते हैं तभी समझ में आती है बात। बिहार के ज़्यादातर गाँव में, जैसा मैंने आपको बताया, 2500 गाँव में मैं गया हूँ। ज़्यादातर गाँव में 50 से 60% युवा कहीं न किसी कारण से अपने परिवार, गांव, पंचायत छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। चाहे आप मजदूरी करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं, गांव में आपको ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे और महिलाएं मिलेंगी और बूढ़े लोग मिलेंगे। जो नवयुवक है वो गांव में रह ही नहीं रहा है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों के लिए समस्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे कि पलायन सिर्फ गरीबों के लिए मुद्दा नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बिहार के गांव में इतनी ही बड़ी समस्या है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है, लेकिन जो समृद्ध लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहाँ पर भी लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार, नौकरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जाना ही जाना है। तो सामाजिक तौर पर एक जो नई बात मुझे समझ में आ रही है कि बिहार में परिवार का एक साथ रहने की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी और बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। कोई होली दशहरा में या कोई परिवार में अगर कोई शादी विवाह है तभी लोग साथ में आते हैं। बाकी अगर चाहे आप गरीब है या अमीर है, सबको बाहर जाना है। दूसरी जो बड़ी बात है रोजगार की, बेरोजगारी भी फिर गरीबों का ही सिर्फ मामला नहीं है। जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो यहाँ बड़े किसान हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों की रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। पढ़े लिखे लोगों के पास भी रोजगार नहीं है। तो दोनों ही, पलायन और बेरोजगारी, ये सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे बिहार का हर परिवार किसी तरीके से प्रभावित है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, हम लोग देख रहे हैं, वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में खेती करने वाले या खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बिहार में आज किसानों की जो हालत है, लोग गांव देहात में अपना बताते हैं कि पहले 2-4-5 साल खेती करके आप मेहनत मजदूरी करके 1-2 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा, 1 बीघा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके यहाँ कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 बरस खेती कीजिएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन आपको बेचना पड़ेगा। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई शादी विवाह आ जाए, तो आपको जमीन बेचना ही बेचना है। किसानों की जो यहाँ हालत है, उसकी मेन वजह जो हम लोगों को अभी तक समझ में आई है, वो 3 बातें। पहला सबसे बड़ी समस्या स्ट्रक्चरल बिहार में है, खेती से जुड़ी हुई।
वो है भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 75 साल में बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह से बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 60% लोग ऐसे हैं ग्रामीण बिहार में जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है। ये लाखों एकड़ भूदान में जमीन जो दान दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन लिया गया, और सारे समाजवाद के चर्चा और बात नारों के बाद भी 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जिन 40% लोगों के पास जमीन है, किसानों के पास, उनमें से 90% मतलब 40 में करीब 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। जो यहाँ किसान है वो बहुत छोटा और मार्जिनल किसान है। बिहार में जो खेती हो रही है वो खेती कमाने वाली नहीं है, वो खाने वाली खेती है। कैश क्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप धान, ज्यादातर किसान यहाँ धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं ताकि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि खेती करके कोई आपको आमदनी करना है, पैसा कमाना है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ 4 से 5% किसान ही खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी किसान या तो खेती करके अपने परिवार का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में वो मजदूर हैं। दूसरी किसानी की जो बड़ी समस्या है किसानों की, वो है जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है। बिहार में 50% जो खेती योग्य जमीन है उसमें बाढ़ की संभावना है, वो बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जो बाकी का 50% है उसमें भी या तो सूखा है या फिर नदियों का जल कटाव है, और सिवान, छपरा, वैशाली जैसे जिलों में जल जमाव की जो समस्या है, आप लोग भी जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन जिसको चवर आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं, अगर 7 जिले का ही मैं मिला दूं तो हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है। तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कोई बेहतर प्रयास नहीं होने की वजह से या तो किसान बाढ़ से प्रभावित है या फिर लो लाइंग एरिया जो है वहाँ चवर जल जमाव से प्रभावित है, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है चंपारण वाले, जहाँ नेपाल से जो लगता हुआ एरिया है, वहाँ पर नदियों के जल से जो कटाव है या नदियों के रुख के बदलने से जो लोगों का नुकसान है, हजारों एकड़ जमीन, नदी ने अपना रास्ता बदला, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया। तो पहला भूमि सुधार का लागू न होना, दूसरा सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना, और इसके साथ जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिलना। मैं पिछले 7 महीने से जब चला हूं तो इसमें ये वो समय है जब धान की, गन्ने की कटाई हुई है, गेहूं की भी अभी कटाई हुई है। धान को लेकर जो लोगों की यहाँ का जो आंकड़ा है, ज्यादातर लोग 20-150 रुपए के आधिकारिक मूल्य के अगेंस्ट लोगों ने धान अपना 1200 से 15 रुपए के दर से बेचा है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा बिहार में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर बहुत चर्चा करते हैं पंजाब के किसानों की, तो आपको बता दूं पंजाब में पिछले 10 साल में 70% से ज्यादा धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं, दूसरे किसी फसल के खरीद की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपके पास जमीन की व्यवस्था बेहतर है नहीं, सिंचाई जल संसाधन जल प्रबंधन की व्यवस्था है नहीं, और जो आप उपजा रहे हैं उसका दाम आपको मिल नहीं रहा है, तो किसान की स्थिति सुधरेगी कैसे। इसके साथ एक जो तात्कालिक समस्या किसान बता रहे हैं वो है यूरिया की काला बाजारी। यूरिया यहाँ पर 277 के मुकाबले 500-600 रुपए प्रति बोरा ही लोगों को मिल रहा है, और वो भी समय से और समुचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र लगते हुए हैं वहां पर यूरिया का दाम 1000 से 1200 रुपया भी प्रति बोरा है। यूरिया की जो किल्लत है इसमें सब शामिल हैं। केंद्र सरकार से कम यूरिया आ रहा है, यहाँ पर जो यूरिया आ रहा है वो बड़े पैमाने पर नेपाल स्मगलिंग होके जा रहा है, और बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिया की ये समस्या है। शिक्षा
बेरोजगारी, पलायन और कृषि के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की नज़र में है वो है शिक्षा व्यवस्था का बिहार में ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों, नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नज़र में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर तो बिल्डिंग है, वहाँ पर तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, पढ़ाई वहाँ पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है और तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है, लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो पीढ़ी, 2 पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही उसको चलना है, वो अपना जीवन नहीं सुधार सकते हैं। ये 3 समस्याओं के बाद केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बारे में जो हम लोगों ने जमीन पर देखा, मैं उस पर अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना चल रही है गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात है। मैं बिल्कुल दावे से आपको कह रहा हूं कि पूरे बिहार में जहां तक हम लोग पैदल चले हैं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। 1 किलो अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि प्रति क्विंटल, इस बात को आप कैमरे पर नोट कर लीजिए, प्रति क्विंटल 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं, और ज्यादातर जगहों पर विधायक भी इसमें शामिल हैं, उनका भी अपना शेयर है। प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो अनाज आ रहा है, उसमें हर क्विंटल पे 40 रुपए की चोरी की जा रही है, जिसकी वजह से गरीबों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का बनाया जाना। तो पूरे 2500 गांव में चलने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम इसमें 2000 गांव ऐसा है, 80% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ओडीएफ पेपर पर घोषित कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर गांवों में शौचालय, खुले में शौच जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाने के लिए लाभार्थियों से अफसरों ने 2000 रुपए प्रति शौचालय लिया है। शौचालय बना कि नहीं, वो उसका कोई उपयोग कर रहा है कि नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। तीसरी एक जो बड़ी योजना है वो आवास योजना है। यहाँ पर इतने लोग गांव गांव में जहां भी हम लोग जाते हैं, लोग अपने घर की आवास की बात करते हैं। तो अभी तक जितने लोग हमको मिले हैं उसमें ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही हैं। जो नई योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जिन लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल रहा है, 1,40,000 रुपए की इस योजना में लोगों को 20,000 से 40,000 रुपए तक का घूस देना पड़ रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया तो अफसर लेगा ही लेगा। इंदिरा आवास में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींच के आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपया, पूरा एक किस्त और सिस्टम बना हुआ है। जहां पर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं, वहां लाभार्थियों को 30 से 40,000 रुपया प्रति आवास देना पड़ रहा है। और सरकार की हालत ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अगर 100 घर के लिए पैसा केंद्र सरकार ने भेजना था, तो बिहार में सिर्फ 60 घरों का ही पैसा आया। 40 घरों के लिए तो पैसा हम लोग लेकर ही नहीं आए। पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार सरकार का परफॉर्मेंस सबसे निचले स्थान पर है। 61% का यूटिलाइजेशन है पिछले साल। 40% लोग जिनको आवास मिल सकता था
हम लोग पैसा दिल्ली से लेकर ही नहीं आए। चौथी और अंतिम जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है मनरेगा की, इस योजना ने मुझे आश्चर्यचकित किया है, क्योंकि मेरा अपना मानना था कि बिहार में इतनी गरीबी है, इतना बेरोजगारी है, भूमिहीन लोग हैं, जब मैं गांव में जाऊंगा तो मुझे मनरेगा के काम होते हुए दिखेंगे। तो बिहार में मनरेगा को एक तरीके से बंद ही कर दिया गया है। अभी तक 225 दिन में 2500 गांव में हमको कहीं पर भी मनरेगा का सक्रिय काम होता नहीं दिखा है। लोग ये बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, या ये आंगनवाड़ी या पंचायत भवन में मनरेगा का मजदूर ने काम किया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हुआ अभी तक हमको नहीं दिखा। पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 40%, 39 टू बी प्रिसाइज 39%। मतलब अगर 1000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार हम लोग को दे रही थी तो हम लोग 600 करोड़ रुपया तो लेकर ही नहीं आए, 400 करोड़ रुपया ही लेकर आए गरीबों के लिए। और जो पैसा लेकर आए, मनरेगा में दलाली, भ्रष्टाचार, पीसी सबसे चरम पर है, 40% उसमें पीसी का दर है। तो मतलब जो गरीबों के नाम पर पैसा 100 रुपया आया, उसमें 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। जो 40 लेकर आए उसमें से 16 रुपया 15 रुपया चोरी कर लिया, सिर्फ गरीबों को 20-25 रुपया ही मिला। तो ये हालत है मनरेगा की। इसके बाद राज्य सरकार की 2-3 योजनाओं पर हम टिप्पणी करेंगे। पहली योजना है यहाँ नल जल की योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 नल जल योजना चल रही है। हम लोग जो जमीन पर देख कर आ रहे हैं, 2/3 से ज्यादा नल जल योजना काम नहीं कर रही है। जहां पर भी योजना कहीं बनी नहीं, जहां बनी वहां चली नहीं, और चली तो वहां जमीन के विवाद में, या जो वहां वार्ड सदस्य चुनाव हारे, इनका मालिकाना हक के चक्कर में वो योजनाएं आज ठीक तरीके से चल नहीं रही हैं। घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बड़े पैमाने पर लूट और अव्यवस्था की वजह, कुव्यवस्था की वजह से लोगों ने एक तरीके से मान लिया है कि योजना पूरी तरीके से फेल है। दूसरी जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी 2015 में, जिसकी चर्चा आप लोग उतनी नहीं करते हैं, वो है नली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में जब योजना बन रही थी, मैं उन बनाने वालों में था। उस समय का अनुमान था कि 5 वर्ष में 2015 से 2020 के बीच में हर घर से नालियों के पक्कीकरण के करके उसको बड़े नाले से पानी को बाहर निकालने के लिए और गलियों का पक्कीकरण करने के लिए कुल 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अभी इस योजना की हालत ये है कि घरों से नालियों के पक्कीकरण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, वो काम शुरू ही नहीं हुआ। गांव में सड़कों के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके से बने हुए कुछ नाले दिखते हैं। ये बताता है कि योजना के नाम पर पैसा निकाला गया, उसमें लूट हुई और घटिया क्वालिटी का कोई नाला बना दिया गया। उसको घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न नालों से पानी को बाहर लाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि लोग आज भी पानी निकासी के लिए चिल्ला रहे हैं, और ये नाले जो रोड के किनारे बनाए गए हैं, ये सारे नाले करीब करीब कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं। इसके साथ 7 निश्चय में जो 2 और बड़ी बात कही गई थी, बेरोजगार युवाओं को 18 से 35 साल के युवाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता मिलने की बात बताई गई थी। तो इस योजना को सरकार ने शुरू ही नहीं किया। आज तक हमको एक भी लड़का नहीं मिला जो कि बेरोजगारी भत्ता जिसको 1000 रुपये महीना मिल रहा है। एक और योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थी, जिसमें यह तय किया गया था कि 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए सभी बच्चों को बैंकों से ऋण मिल जाएगा। उस समय का अनुमान था कि 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को बैंकों से ये सुविधा मिलेगी। अभी 10 लाख से भी कम बच्चों को पिछले 9 वर्ष में सुविधा मिली है, और ज्यादातर लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी एक तरीके से बंद मान लिया है। 2 क्षेत्र जहां आपको सुधार हम लोग को दिखा है, एक है बिजली और दूसरा है सड़क। बिजली जरूर हर जगह आ गई है, हर गांव में हर घर में बिजली आई है, लेकिन बिजली को लेकर ग्रामीणों की शिकायत जो है कि उनकी नजर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग 2000-4000 से लेकर 1 लाख 1.25 लाख का बिल भी दिखा रहे हैं। एक बार बिल आपका गलत आ गया तो आप लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। तो बिजली बिल की समस्या लोगों की नजर में एक बड़ी समस्या है।
दूसरा जो सड़कों में सुधार का मामला है, निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे बिहार में सुधरा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में कभी होती थी। चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, ग्रामीण कार्य का सड़क है या पंचायती राज का सड़क है, ग्रामीण सड़कों की गलियों की स्थिति करीब करीब वही है जो पहले जमाने में होती थी। इसके साथ साथ एक अंत में दो और बातें जो नया उद्योग बिहार में शुरू हुआ है। एक है शराबबंदी से जुड़ा माफिया और बालू माफिया। बिहार में ये दोनों चीज आज से 5-7 बरस पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो उद्योग यहाँ जो एकदम फल फूल रहा है वो है शराब माफिया और बालू माफिया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की शराब और बालू की माध्यम से लूट हो रही है और इसमें लोग नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल बालू का है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वहां से बालू उठा रहा है, बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोग चोरी कर रहे हैं, कोई सरकार की ओर से पूछने वाला नहीं है। एक अंतिम बात जो पूरे 225 दिन में सबसे ज्यादा लोग हम लोग को बता रहे हैं वो 3 शब्द हैं। पहला है अफसरशाही से परेशान जनता, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य आदमी हैं, हर आदमी अफसरों और उनके भ्रष्टाचार से परेशान है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ काम नहीं है जो कि बिना पैसे के आप करा लीजिए, चाहे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का रसीद कटाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई भी काम बिना पैसे के आप नहीं करा सकते हैं। और तीसरा, सभी सरकारी योजना में निश्चित तौर पर पीसी का काटे जाना, चाहे योजना केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में 20% से 40% तक दलाली का नया नाम जो बिहार में पीसी है वो पीसी काटा जा रहा है। बिना पैसा दिए हुए कोई उपाय नहीं है, चाहे आप मुखिया हैं कि सामान्य आदमी हैं, प्रमुख हैं, जिला पार्षद हैं, हर आदमी को पीसी देना है। ये बिहार की व्यवस्था है। मोटे तौर पर ये अभी तक का अनुभव है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सवाल नहीं है तब इसको हम लोग खत्म करें। देखिए, लोग खाने के बगैर मर रहे हैं, लोगों के बच्चों की पढ़ाई नहीं है, यहाँ किसी को रोजगार नहीं है, यहाँ का युवा अपना 10,000 15,000 रुपया के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बस में भर के जाकर अपना जीवन खपा रहा है। और लोग यहाँ चर्चा में पड़े हैं कि कौन बाबा आ रहे हैं। अरे भैया, जिस बाबा को आना है आने दीजिए, जिसको सुनना होगा वो जाकर बाबा जी को सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये कोई विवाद का विषय होना चाहिए। ये सरकार का मुद्दा है कि कौन बाबा आए और कौन नहीं आए। जो कोई बाबा आए या कोई नेता आए, कोई समाज सेवी आए या सामान्य आदमी हो, जब तक वो लॉ के हिसाब से अपना काम यहाँ कर रहा है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। आप आइए, बात रखिए, समाज में द्वेष मत फैलाइए, झगड़ा मत फैलाइए, गलत बात मत कीजिए। और ये पत्रकारों का और नेताओं का, सरकार का विषय नहीं है। कौन बाबा आ रहे हैं, कौन बाबा जा रहे हैं, जिसको आना है आने दीजिए, जिसको जाना है जाने दीजिए। बाबा आ जाएंगे तो उससे आपके बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, और बाबा को आप रोक दीजिएगा तो उससे बिहार सुधर जाएगा। सर, आपके द्वारा कहा गया कि बिहार में पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा की बड़ी समस्या है, जो तो आपके द्वारा बिहार सरकार से अनेक योजना लागू करने के सुझाव दिया गया, क्या इस तरह का सुझाव आपके द्वारा नहीं दिया गया? बिल्कुल, आपने ठीक बात कहा। 2014 में, पहली बात तो मैं कभी सरकार में नहीं रहा हूं, अपनी जानकारी आप इकट्ठा ठीक कर लीजिए। मैं 5 महीने 2014 में यहाँ आया था और महागठबंधन का जो चुनाव हुआ था, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, वो 7 निश्चय की योजना जो बनाई गई थी वो बनाने में मेरी भूमिका है। 7 निश्चय नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था, उसको प्रशांत किशोर ने भी नहीं बनाया था। 40,000 गांव में सर्वे करके लोगों ने जो अपनी जरूरतें बताई उसके मुताबिक से 7 निश्चय बनाया गया। अब 7 निश्चय में जो पहली योजना थी कि सारे बेरोजगारों को 18 से 35 साल तक 1,000 रुपया हर महीना दिया जाएगा, ताकि उनको मजबूरी में जाकर कहीं बाहर मजदूरी नहीं करना पड़े। योजना आपने लागू नहीं किया तो योजना बनाने वाले की, सुझाव देने वाले की गलती है कि जो लागू नहीं किया उसकी गलती है।
अगर बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाता तो बिहार के लोगों का उससे भला होता कि नुकसान होता? आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको दवा देगा खाने के लिए, आप दवा खाइएगा नहीं, जाके और गलती दारू पी लीजिएगा, फिर बीमार पड़िएगा तो डॉक्टर को जाके मारने लगिएगा। डॉक्टर तो आपको ये बता सकता है कि ये दवा खाइएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपने दवा खरीदा नहीं, खरीदा तो खाया नहीं। तो आप अगर मेरा दोष देना चाहते हैं कि हमने क्यों ये योजना उस समय बनवाई, तो ठीक है, आप हमको दोष दे लीजिए, लेकिन हम तो सरकार में है नहीं। हमने अपनी समझ से ये बताया कि ये 7 चीज बिहार के लोगों के लिए अगर हो तो बिहार का भला होगा। उस योजना को बनवा कर उसको क्रियान्वित करने के लिए जो व्यवस्था बनानी थी उस पर भी सुझाव दिया, लेकिन करना तो उसको था जो सरकार में है, जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसको आपने विधायक, मंत्री, सांसद चुना है। तो आप वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए, और योजना लागू करने का जिम्मेवारी प्रशांत किशोर का है। अरे हम तो सलाहकार के तौर पर आपको बता सकते हैं कि आप इसको कीजिए, क्योंकि जनता ये चाहती है। करने और नहीं करने की जिम्मेवारी तो सरकार की है, लेकिन अगर सलाह देने के लिए भी आपको लगता है कि हमारी गलती है, तो हम ही तो प्रायश्चित कर रहे हैं, गांव गांव हम ही तो जा रहे हैं, आप तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। सुधारने का प्रयास हम कर रहे हैं, अपनी ताकत से कर रहे हैं, अपना सब कुछ जीवन का लगा कर रहे हैं। भैया, उद्देश्य सुबह से शाम तक हर जगह लिखा हुआ है, और आपने ठीक कहा, राजनीतिक गलियारों में चूंकि आप दिल्ली से आए हैं, बिहार की जनता को मालूम है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम आपके जानकारी के लिए फिर से दोहरा देते हैं। उद्देश्य इतना है कि हम लोग पिछले 50 साल से अलग अलग दलों को, नेताओं को, विचारधारा वाले लोगों को वोट दे रहे हैं बिहार में, लेकिन बिहार से गरीबी, भ्रष्टाचार, पिछड़ापन दूर नहीं हो रहा है। हम लोग देश में सबसे गरीब हैं, सबसे पिछड़े हैं। जब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, जब हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो कोई हम लोग को अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं कहता है, बिहारी कह के गाली देता है। तो बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कभी पाकिस्तान के लिए वोट दे रहे हैं, कभी पुलवामा के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मंदिर के लिए वोट दे रहे हैं, कभी जात के लिए वोट दे रहे हैं, कभी मोदी के लिए वोट दे रहे हैं। इस पूरे अभियान का पहला उद्देश्य है कि आपको ये समझाया जाए कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही लोगों को वोट देने को तैयार भी हों तो उनके पास एक विकल्प भी होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति या परिवार विकल्प न बनाए, समाज मिलकर अपना विकल्प बनाए। समाज में जो लोग अच्छे हैं ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनकी मदद की जाए और समाज की मदद से उनको जिता कर लाया जाए। और तीसरी बात, लोगों ने अच्छे लोगों का चुनाव कर भी लिया, अच्छे लोगों की सरकार बन भी गई, तो भी वो सरकार सफल नहीं होगी जब तक कि उनके पास बिहार को सुधारने की एक योजना न हो। और वो योजना अफसर बैठकर पटना में नहीं बनाए, उसको गांव गांव लोगों से राय विचार करके वो योजना बनाई जाए। तो ये तीनों काम करना, जनता को ये बताना कि भाई आप सब कुछ छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जनता के सामने सही लोगों का एक विकल्प देना। और तीसरा, बिहार के सुधार के लिए 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 10 वर्ष की एक योजना बनाकर जनता को दिखाना, वोट के लिए नहीं, जनता को दिखाना कि देखिए इस तरीके से बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था सुधारी जा सकती है, इस तरीके से यहाँ किसानों को पंजाब के किसान के बराबर किया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें और उसके आधार पर अपने वोटिंग का निर्णय लें। ये हमारे, देखिए, मेरे भाई ऐसा है, हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं लगा कर बताऊं कि बुखार 98 है कि 99 है, और मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है, मैं उस तरह से काम नहीं करता हूं। अगर आप रोज ये देखिएगा कि कितने लोग कन्विंस हुए, कितने लोग जुड़े, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते हैं। ये 50 बरस से जमी हुई काई है, एक दिन में तो साफ नहीं होगी। मेरा काम ये है कि इस पूरे चीज को पूरी ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए, और इसको तब तक करते रहना है जब तक कि लोग समझे नहीं।
लोग चाहे 6 महीना में समझें या 6 बरस में समझें, मैंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया है। इस पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूँ, चाहे 1 बरस लगे कि 2 बरस लगे कि 5 बरस लगे, करना हमको यही है। आप देख रहे हैं कि 225 दिन से हम चल रहे हैं, तो 225 दिन से ऐसा नहीं किया है कि आज होली है तो छुट्टी लेकर चले गए, ऐसा नहीं किया कि 2 दिन पटना दिल्ली घूम कर आ रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़कर पूरे ईमानदारी से, अगर बीमार नहीं पड़े, शरीर से कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, तो पूरी ईमानदारी से गांव में ही रहना है, लोगों के बीच रहना है, उनके विषयों को समझना है और उनको समझाना है। संभव है कि एक बार में सफाई न हो, आपके आईने पर धूल पड़ गया है, एक बार आप पोछिएगा तो थोड़ा साफ होगा, फिर पोछिएगा फिर साफ होगा, लेकिन अगर आप साफ करते रहिएगा तो एक ना एक दिन तो चमकता हुआ आईना दिखेगा ही दिखेगा। कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, कौन नहीं चाहता है कि उसके बच्चों के लिए रोजगार हो। ये जरूर है कि उनको बताने के लिए सही प्रयास होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता में वो विद्वता है, वो अनुभव है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ सालों से मजबूरी में हम लोग पीछे पड़ गए हैं, लेकिन बिहार की भूमि को आप कम करके मत आंकिए। ये वो भूमि है जहां देवताओं को आकर ज्ञान मिला है, ये वो भूमि है जहां दुनिया भर से लोग आकर पढ़ते थे, ये वो भूमि है जहां 1500 साल, जहां से 1500 साल तक इस देश में शासन चला है। ये अभी पिछले 50-60 साल से हम लोग का दुर्दशा चल रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर सही मदद मिले, रास्ता दिखे, तो लोग यहाँ जगेंगे और खड़ा होकर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप देखिएगा कि अगले 10 वर्ष में इसी बिहार में देश में सबसे ज्यादा प्रगति हुई, आपको प्रगति होती हुई दिखेगी। आपने मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए रणनीति बनाई, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, रणनीति तो आप ही बना रहे हैं जी, रणनीति आप बना रहे हैं, तो हम ये मान लिया जाए कि आप लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। मेरे भाई देखिए, आपने कहा जो काम हम, सत्ता में रहेंगे तभी। सुनिए, जो काम हमने, आपने ठीक कहा, जो काम हमने किया है वो 10 वर्ष किया है, डंके की चोट पर किया है, कहीं चोरी नहीं की है, किसी का जेब नहीं काटा है, अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से, अपने परिश्रम से पूरे भारत में जाकर बिहार का झंडा गाड़ा है। कि बिहार का एक लड़का, आप चाहे गुजरात के हैं कि तमिलनाडु के, बंगाल के हैं कि आंध्रा के, अगर आपको सलाह लेना है तो बिहार के लड़के से ही सलाह लेना पड़ेगा। ये हमने झंडा गाड़ा है, उसके बाद उस काम को छोड़ा है, और छोड़कर अब बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेताओं को और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं, तो भरोसा रखिए आपको भी सलाह देकर जिताएंगे। और तो वो बता रहे हैं आपको, ये पूरे अभियान में हमने क्या कहा कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनके साथ पूरी अपनी बुद्धि, शक्ति, संसाधन, व्यवस्था लगाएंगे ताकि उनका चुनाव हो, चुनकर वो आएंगे तभी तो सुधार होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपने कहा लोकसभा का, तो मेरे भाई हमने पहले कहा है कि ये पूरी तरीके से जनता पर निर्भर है। हम 5 जिले में पैदल जब चले तो वहाँ MLC का चुनाव था, लोगों ने तय किया कि एक आदमी भैया ये बहुत अच्छे, इनकी मदद की जाए, तो निर्दलीय लड़ा, हम लोगों ने मदद की, वो जीत कर आया। अगर लोग कहेंगे कि लोकसभा में विकल्प कोई नया मिलना चाहिए, लोग तय करेंगे, तो उसके पीछे हमारी ताकत है। लेकिन हम उस दल के नेता नहीं हैं, हमने दल बनाया नहीं है, हम लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। लोग यहाँ सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, उनको चुनाव कैसे जीतना है इसकी समझ नहीं है। तो हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच से विकल्प बनाते हैं, और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके चुनाव जीतने में हम मदद करेंगे। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था बनाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम मोदी का मदद कर सकते हैं, नीतीश ममता का मदद कर सकते हैं, तो बिहार की जनता का भी मदद कर सकते हैं। बिहार की जनता मोदी और नीतीश और ममता जी जैसी नहीं है, पावरफुल है, उसके उनसे ज्यादा पावरफुल, आपको भ्रम है। मनी नहीं है। अरे मेरे भाई, बिहार की जनता के पास मोदी, नीतीश, लालू, ममता से ज्यादा ताकत है। आप लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जो MLC का भी चुनाव हुआ, उसमें एक और मोदी थे ना, एक और लालू नीतीश थे ना, जीता कौन? जनता जीती ना, जनता का उम्मीदवार जीता। भाजपा का वहां 5 MP है और भाजपा को वोट आया है 495। तो आप क्या, किसकी ताकत की बात करें? जनता से ज्यादा ताकतवर लालू, नीतीश, मोदी हैं। अरे उनको तो जनता ने बनाया है ना भाई। आप एकजुट हो जाइएगा तो नेता टिक सकता है। भैया मेरे लोग बैठे हुए हैं, अब आप नहीं, मैं किसी का इलाज करने नहीं निकला हूं।
मैं बिहार की जनता को ये बताने चला हूं कि आप हम पर भी, हम तो रोज भाषण में कह रहे हैं कि आप हम पर भी भरोसा मत कीजिए। अगर आप हमारी भी सरकार बनाइएगा तो हम भी आपके साथ धोखा करेंगे, कर सकते हैं। आप अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपनी सरकार बनाइए, तभी आपका भला होगा। क्योंकि जो नेता बनेगा, हम बने, मोदी बने, लालू बने, वो अपना और अपने बच्चों की चिंता करेगा, आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। नेता अपने बच्चों की चिंता कर रहा है तो जनता का भी हक है कि जनता अपने बच्चों की चिंता करे। हम किसी का इलाज करने नहीं निकले हैं, हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं। जिसने जो काम किया है उसके लिए उसका धन्यवाद है। हमें बस इससे मतलब है कि बिहार सबसे बड़ा गरीब है, बिहार की स्थिति बदलनी चाहिए और इसके ये बदलेगा तब जब यहाँ के लोग खड़े होंगे, अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, तब बिहार सुधरेगा। और ये ताकत मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर में नहीं है, ये ताकत बिहार की जनता में है। देखिए, जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कोई कुम्हार कितना भी होशियार हो, वो बिना मिट्टी के चाक घड़ा नहीं बना सकता है। तो बिहार की जनता वो मिट्टी है, वो चाक है। हमारी भूमिका कुम्हार की है। अच्छी मिट्टी रहेगी, हम थोड़ा सा उसको सहारा देंगे, अपने आप वो घड़ा बन जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।